बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं आपको आज इस वीडियो में इंतहाई एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं और ये मैं आपको बता दूं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान लड़ाई की लकीर खींची जा चुकी है और ये लड़ाई कोई आम लड़ाई नहीं होगी, बल्कि ये इन दोनों के वजूद की लड़ाई होगी। इसके साथ ही मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ जिसमें आपको 12 पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे। ये पॉइंट्स क्या हैं? ये हैं अमेरिका के वो 12 जहाज़ जिसे ट्रंप बार बार आर्मेडा का नाम दे रहे हैं। ये क्या कर सकते हैं, क्या करने जा रहे हैं और इस वक्त क्या जंगी हिकमत अमली है। और इस वक्त ईरान के अंदर जो कई अहम इमारतें हैं वहाँ से आग के शोले उठ रहे हैं। लगता यह है कि छुप के एक गैर एलानिया जंग जो है वो शुरू हो चुकी है। और ये क्या मामला है सारा, इसके ऊपर आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए मशरिक़ वस्ता में अमेरिका अपनी फ़ौजी ताकत को इकट्ठा कर रहा है। लोग ये कहते हैं कि ये ट्रंप की वही प्लेबुक है जो उसने वेनेज़ुएला के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की और इसके अंदर तेहरान के पास जो है वो वेनेज़ुएला नहीं है। तेहरान के पास इस वक्त जो दूर दरमियाने और कम फासले वाले जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ ही खलीज फारस के अंदर तेल की सप्लाई, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज़ के अंदर आयल की सप्लाई और दूसरी जो तिजारती शिप्स हैं उनकी गुजरगाहें और इसके साथ ही आलमी मंडी के अंदर तेल की कीमत के हवाले से सूरत हाल इस सारे के सारे मामले को बिल्कुल मुख्तलिफ कर देती है। अब आप अगर इस नक्शे को देखें जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह से जो अरेबियन सी है वहाँ पे 4 पॉइंट्स आपको नज़र आएंगे। इनमें से एक पॉइंट जो है ये लोकेशन है USS अब्राहम लिंकन की और इसके साथ जो बकाया 3 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं ये हैं इस वक्त जो डिस्ट्रॉयर। और ये डिस्ट्रॉयर क्या है? ये है गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं। बेसिकली इनका मकसद ये है कि ये USS एयरक्राफ्ट कैरियर को की हिफाजत करते हैं। ये ना सिर्फ इसकी तरफ आने वाले जितने भी मिसाइल और त्यारे हैं उनको निशाना बनाते हैं, बल्कि यहाँ से टॉम हॉक क्रूज मिसाइल भी फायर किए जा सकते हैं। अब इसके साथ ही आप 2 पॉइंट्स देखें, बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ हार्मूज ईरान की सरहद, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि ईरान के पानियों के बिल्कुल करीब ये भी डिस्ट्रॉयर है और ये भी दिफा के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे UAE के, सऊदी अरब के, ओमान के, यमन के और दीगर जगहों पे। और जबकि जो 3 पॉइंट्स और आपको नज़र आ रहे हैं ये बिल्कुल ही सऊदी अरब, कतर और UAE की सरहद पर हैं और ये भी कॉम्बैट शिप हैं, ट्राइलेटरल कॉम्बैट शिप्स जो कि इस वक्त पर्शियन गल्फ में मौजूद हैं। अगर आप पीछे आएँ रेड सी पे, यानी कि आप लीबिया और इजिप्ट और सऊदी अरब के दरमियान समंदर के अंदर इस एक पॉइंट को देखें तो ये एक पॉइंट भी डिस्ट्रॉयर का है, जिसका मतलब यह है कि ईरान से आने वाले जो बैलिस्टिक मिसाइल या मिसाइल हैं उनको फ़िज़ा में तबाह करने के लिए इनको यहाँ पे रखा है। और जो 2 पॉइंट्स आपको ऊपर मेडिटेरियन सी के अंदर नज़र आ रहे हैं ये हैं इसराइल की हिफाजत के लिए कि अगर ईरान हमला करता है इसराइल के ऊपर तो ये जो 2 डिस्ट्रॉयर हैं मेडिटेरियन सी के अंदर ये उन मिसाइलों को फायर करेंगे और उनको फ़िज़ा के अंदर ही तबाह करेंगे। हमने ये देखा कि जब 12 रोज़ा जंग हुई ये तमाम तर डिस्ट्रॉयर्स ने एक इंतहाई अहम किरदार अदा किया, जबकि हम ये देख रहे हैं कि यहीं जो डिस्ट्रॉयर हैं जो इब्राहिम लिंकन है इसके साथ 2 खुफिया सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन भी मौजूद हैं जिनकी लोकेशन इंतहाई क्लासीफाइड रखी जाती है, वो यहाँ पे मौजूद हैं। अब यहाँ पे एक जंगी हिकमत अमली बनाई जा रही है और कहा यह जा रहा है कि जनाब ट्रंप के पास बहुत से ऑप्शंस हैं। अब ये भी बात सामने आ रही है कि एक और एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो यहाँ पे इस खित्ते की तरफ रवाना है। अगर वो भी आ जाता है तो आप ये समझ लें कि 1.5 से 2 दर्जन जहाज़ अमेरिका के यहाँ इस खित्ते के अंदर मौजूद होंगे। अब हम ये देख रहे हैं कि जो ऑप्शंस की बात की जा रही है उन ऑप्शंस में ये है कि जो अमेरिका का बहरी बेड़ा है जिसमें USS अब्राहम लिंकन है उसके अंदर हम F-35 देख रहे हैं, F-18 देख रहे हैं, उसके अलावा EA-18 जो कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के लिए, जैमिंग के लिए, स्पूफिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं और इसके साथ ही E-2 हॉक आई रडार से लेस त्यारे भी फ़िज़ा के अंदर मौजूद हैं जो कि सारे का सारा एक मल्टी डोमेन का मंजरनामा पेश करते हैं।
اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ڈسٹرائر ہیں یہ نہ صرف چیزوں کو تباہ کرتے ہیں بلکہ اس سے میزائل فائر کرنے کے لیے بھی چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے. اور جو ڈسٹرائر کے اندر دفاعی مثلاً میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے پہلے آپ کو پیٹریوٹ کا پتہ ہوگا, آئرن ڈوم کا پتہ ہوگا, تھارڈ میزائلز کا پتہ ہوگا. یہ تمام تر جو دفاعی نظام ہیں یہ بیسیکلی ان کے جو انٹرسیپٹر یعنی وہ میزائل جو نکلتا ہے فضا کے اندر ایران کے بیلسٹک میزائلوں کو نشانہ بناتا ہے, ان کی قیمت 4.7 ملین سے لے کے 12 ملین تک ہے, جبکہ جو جہاز سے فائر ہونے والے جو انٹرسیپٹرز ہیں ان کی قیمت 28 ملین تک ہے. ہم نے ماضی میں یہ دیکھا کہ کس طرح 300 شاہد 136 ڈرون اور بلسٹک میزائل فائر کیے گئے ایران کی طرف سے. اب اس بلسٹک میزائل کی جو قیمت تو مجھے نہیں پتا, لیکن مجھے شاہد 136 کی قیمت پتہ ہے جس کی قیمت ہے $40,000. اب اس $40,000 کی چیز کو تباہ کرنے کے لیے آپ $4.7 ملین کا سب سے سستا میزائل فائر کرتے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے. اور ایک پائلٹ جو کہ F-35 کے اوپر موجود تھی اس نے یہ بتایا کہ جب ایران نے یہ حملہ کیا تو تقریباً 2 گھنٹے کے اندر اندر ہمارے پاس جو میزائلز تھے, انٹرسیپٹرز تھے, ان کا ذخیرہ ختم ہو گیا. ابھی جو میزائل ہیں یہ ایک سال میں زیادہ سے زیادہ 35 یا 36 بنائے جاتے ہیں, اور جب ایران نے یہ حملہ کیا تھا تو 12 دن کی جنگ میں ہم نے یہ دیکھا کہ تقریباً 3 سے 4 سال کی پروڈکشن جو ہے وہ استعمال کر لی گئی. اور اس کے بعد ہمارے سامنے یہ آیا کہ جناب ان دفاعی انٹرسیپٹرز کی جو کھیپ ہے, ان کا ذخیرہ ہے, وہ اس کی شارٹیج ہو گئی ہے. اور اس کے بعد اسرائیل میں بہت زیادہ ٹینشن شروع ہوئی اور ہم نے یہ دیکھا کہ اب امریکہ کے اندر اس کی پروڈکشن 3 گنا بڑھا دی گئی ہے. اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے میزائلوں کو بے شک ایران نے کہ میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا تھا, لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ جو جا کے زمین پر ہٹ ہوئے تھے اور انہوں نے جو تباہی کا منظر پیش کیا تھا اس نے یہ ایک کنسیپٹ بنا دیا تھا کہ ایران جو ہے وہ انتہائی خوفناک ثابت ہو سکتا ہے اسرائیل کے لیے. اب اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خطے کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ کتنے پوائنٹس آپ کو نظر آئیں گے, یہ سب کے سب امریکہ کے جو فوجی اڈے ہیں یہ, اور ان فوجی اڈوں کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بے شک سعودی عرب نے, UAE نے اور جو متحدہ عرب امارات کے ساتھ دیگر ممالک ہیں, خاص طور پہ اوپر جارڈن نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم اپنی فضائی حدود کو ایران کے خلاف حملے کے لیے استعمال کرنے نہیں دیں گے. لیکن یہاں پہ سینکڑوں دفاعی نظام لگا دیے گئے ہیں کہ آپ دفاع اپنا کر سکتے ہیں, جو بھی میزائل آپ کی فضا میں آئے گا اس کو دفاع کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, لیکن آپ اس کو اٹیک کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. اور ابھی اس وقت بھی سعودی عرب سے P-8 نگران طیارے اور UAE سے MQ-4C ٹرائٹن ڈرونز جو ہیں وہ ابھی تک نگرانی کے لیے اڑ رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ, ٹیکساس اور جاپان سے تھارڈ میزائل کا جو اینٹی میزائل سسٹمز ہیں ان کو فوری طور پہ اس خطے کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ تعینات کر رہا ہے, جو اس بات کی علامت ہے کہ امریکہ ممکنہ طور پہ تصادم کے حوالے سے انتہائی سنجیدہ ہے. امریکہ کے پاس یورپ سے طیارے لانے کا آپشن موجود ہے, لیکن آپ یہ ڈیاگو گارشیا دیکھیں جو کہ عربین سی کے نیچے آپ کو ایک پوائنٹ نظر آ رہا ہے. یہاں سے جب دن کی جنگ شروع ہوئی تھی ایران اور اسرائیل کی تو B-2 بمبار طیارے جو ہیں یہاں سے اڑائے گئے تھے اور یہاں سے اڑنے کے بعد انہوں نے حملہ کیا تھا. لیکن اس حوالے سے ایک متنازع خبر بھی ہے, وہ بھی میں آپ کو ابھی دیتا ہوں. گزشتہ 1 سال کے دوران B-2 بمبار طیارے ایران کو روکنے اور یمن پر حملہ کرنے کے لیے, ان کے اڈوں پر حملہ کرنے کے لیے استعمال ہو چکے ہیں. اور امریکہ کے اندر طویل یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ان کے اسٹریٹجک بمبار طیارے ہیں وہ امریکہ سے اڑتے ہیں اور دنیا میں کسی بھی جگہ پہ 24 گھنٹے کے اندر پہنچ کے واپس حملہ کرنے کے بعد امریکہ پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور ان طیاروں کے ساتھ فیول ٹینکر بھی موجود ہوتے ہیں. یہ ساری کے سارے آپشنز ہیں اس وقت جو کہ ٹرمپ استعمال کرنا چاہتا ہے. اور جو مڈ نائٹ ہیمر یہ اس آپریشن کا نام ہے جس میں ایران کے نیوکلیئر اثاثوں کے اوپر حملہ کیا گیا تھا اور ان کی جوہری تنصیبات پر بمباری کی گئی تھی. اس
ऑपरेशन के लिए भी B-2 बम्बार को यूज़ किया गया था और कहा जाता है कि मुबैना तौर पे या तो डिएगो गार्सिया से, बल्कि जो ज़्यादा खबरें ये थीं कि जनाब ये अमेरिका से उड़े हैं और ये इनके साथ फ्यूल टैंकर चल रहे हैं और ये हमला करके ये वापस चले गए हैं। इसके साथ ही हमने ये देखा कि B-1 बम्बार ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के दौरान वेनेजुएला के अंदर जाके फ़िज़ाई जो निज़ाम है उनका उसको तबाह करते हैं। अब ये सारे का सारा जो फ़ौजी साजो सामान ट्रंप इस वक्त इस खित्ते के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि सफारती सतह पर अगर कोई पेशरफ्त नहीं होती तो इलाकाई जंग फैल जाएगी, ईरान ने हर तरफ हमले करने हैं। तो सारी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां इस वक्त अपने अरूज पे हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि तेहरान में एक अहम फौजी मुकाम पर एक इमारत के अंदर आग भड़क उठती है। अब फौरी तौर पे ईरानी हुकाम ये कहते हैं कि जनाब ये लकड़ियों की एक वर्कशॉप थी, वहाँ पे ये आग लगी है। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि इसराइल और अमेरिका दोबारा मुज़ाकरात के तातुल के बाद हैरानकुन तौर पे अपनी सरगर्मियों के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। और आपको पता है कि किस तरह साइबर हमलों से सिस्टम्स को हैक करना, जोहरी तनसीबात को तबाह करना और इस तरह की सलाहियतें इसराइल के पास मौजूद हैं जिसे अमेरिका की मदद से इस्तेमाल किया जाता है। अब तेहरान में ईरान की जो मुसल्लह अफवाज के जो जनरल स्टाफ हैं उनकी जो ऑफिस है उसकी साथ वाली इमारत के अंदर ज़बरदस्त धमाकों की आवाज़ सुनाई देती है। और फिर उसके बारे में भी ये कहा जाता है कि जनाब यहाँ पे फर्नीचर की एक दुकान थी, वहाँ पे आग लग गई है। अब हम ये देख रहे हैं कि कहा यह जा रहा है कि अमेरिका हमले का फ़ैसला या हमला ना करने का फ़ैसला अकेला नहीं कर सकता। इसराइल का बहुत ज़्यादा प्रेशर है और इसराइल जहाँ एक तरफ ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, वहाँ ऑप्शन इसराइल के साथ भी डिस्कस हो रहे हैं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त जितना भी सोशल मीडिया है जो अमेरिका को और इसराइल को सपोर्ट करता है, उन्होंने वाज़िया तौर पे ये कह दिया है कि लड़ाई की लकीर खींची जा चुकी है और लड़ाई होगी। और ये लड़ाई अब इस दफ़ा एक वजूद की लड़ाई होगी, क्योंकि अगर अमेरिका और इसराइल इस जंग में चाहे मुज़ाकरात की टेबल पर या मैदान जंग में हार जाते हैं तो उनके नज़दीक ईरान जो है वो पूरे का पूरा सियारा यानी ज़मीन को तबाह करने की वजह बन सकता है। ज़ाहिर सी बात है, जब आपने अपने हामियों के अंदर एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाना होता है, एक बयानिया बनाना होता है, उनकी हमायत हासिल करनी होती है, तो फिर इसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका ने शाम के अंदर अपने फ़ौजी अड्डों को और दीगर अपने एसिड्स का इनखला शुरू कर दिया है और वहाँ से जो फोर्सेज हैं, साजो सामान है, फ़ौजी हैं, उनको और दाइश के कैदी हैं उनको इराक़ में शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि उनको ये ख़तरा है कि शाम के अंदर अभी भी ईरान के एसिड्स मौजूद हैं जो कि अमेरिकी फ़ौज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही हमें देख रहे हैं कि जो अमेरिका की वर्चुअल एम्बेसी है तेहरान, उसने भी सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया है और फौरी तौर पे अपने शहरियों को ईरान छोड़ने का हुक्म दिया है। और साथ में उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल इंतहाई खौफनाक है, अगर मुमकिन हो और अगर आपको फ़्लाइट ना मिले तो आर्मीनिया और तुर्की के रास्ते आप ज़मीनी तौर पर निकलना शुरू कर दें। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि ज़्यादातर इसराइली शहरी ईरान के मसले पर सदर ट्रंप के ऊपर एतमाद नहीं कर रहे और 20% लोग ही ऐसे हैं जो कि ट्रंप के फैसलों पर एतमाद करते हैं। तो इस हवाले से इसराइल खुद भी एक अलग कोई ना कोई पंगा लेने के बारे में सोच रहा है। और जाहिर सी बात है, जब कभी भी इसराइल पंगा लेता है तो ये हो ही नहीं सकता कि अमेरिका उस जंग के अंदर इसराइल की हमायत में उसको रेस्क्यू करने के लिए ना कूदे, वरना जो इक़्तिदार में बैठा होता है अमेरिका के अंदर, उसका इक़्तिदार जो है वो लरज़ उठता है। इसराइल की लॉबी अमेरिका में कितनी खौफनाक और ताकतवर है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब जो मुज़ाकरात हुए हैं, अब कहने को तो ये मुज़ाकरात जो हैं इस वक्त बिल्कुल रुक चुके हैं और उसके बारे में इसका एक अगला राउंड शुरू होने वाला है, लेकिन जो खबरें हमारे पास आ रही हैं उसके मुताबिक जिन चीज़ों पे मुबैना तौर पे अनकन्फर्म्ड न्यूज़ जो है वो ये है कि ईरान जो है वो यूरेनियम की अफजुर्दगी जो है सिफर रखने पर 3 साल के लिए तैयार हो गया है। 3 साल के बाद जो अफजुर्दगी का पॉइंट होगा 1.5 होगा और ईरान जो अपनी अफजुर्दा यूरेनियम है जो कि 60% तक हो चुकी है और कहा जा रहा है कि 400 किलो यूरेनियम उनके पास मौजूद है जो 9 एटम बम बनाने के लिए काफ़ी है, वो तुर्की या रूस में वो शिफ्ट कर देगा। ईरान हथियारों के हवाले से और टेक्नोलॉजी के हवाले से जो प्रॉक्सीज़ हैं, उनके हामी ग्रुप हैं यमन में, सीरिया में,
اور دیگر ممالک کے اندر ان کو یہ تمام تر سپلائی روکنے پر راضی ہو گیا ہے، یہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ ایران بیلسٹک میزائل کے استعمال کی شروعات نہ کرنے کے حوالے سے بھی اپنا کہہ رہا ہے کہ وہ یہ کام نہیں کرے گا، اور ایران اور امریکہ عدم جارحیت کا معاہدے کے اوپر بھی راضی ہو گئے ہیں۔ یہ ساری کی ساری خبریں اس وقت آ رہی ہیں، لیکن حقیقت اسی وقت سامنے آئے گی جب دونوں ممالک کے وزارت خارجہ کسی بھی ایک اہم پوائنٹ پر پہنچنے کا اعلان کریں گے، لیکن مجھے ابھی تک یہ مشکل نظر آ رہا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک بڑی جنگ شروع ہونے والی ہے جو کہ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اور جس سے وہ تمام ممالک متاثر ہوں گے جو اس کا حصہ نہیں ہوں گے۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔